Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing good. This is Ishan Ali Sheikh again with you with a new video. By the grace of Almighty Allah, I just recently achieved HEC scholarship for my PhD, and Alhamdulillah I successfully opted the coursework, comprehensive and proposal defense for my PhD. This is one thing that I want to share with you people. कुछ आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी इसके रिगार्डिंग ही है कि हम पीएचडी क्यों करें एंड व्हाई वी गोइंग टू स्टार्ट अ पीएचडी और किन लोगों के लिए पीएचडी जो है वो सूटेबल है और स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है जो कि अचीव की जा सकती है। तो पहले जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है कि व्हाई वी नीड टू हैव अ पीएचडी। तो हम ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी में देखते हैं वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में आगे प्रोग्रेस करना होता है, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो वो पीएचडी को प्रेफरेंस देते हैं और ज़्यादातर रिक्वायरमेंट भी एजुकेशन सेक्टर में ही बनती है, जो कि जिनकी जॉब ज़्यादा निकलती हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पीएचडीज़ की, डॉक्टर्स की, वो ज़्यादातर एजुकेशन सेक्टर में होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो कनेक्शन है यूनिवर्सिटीज़ का विद द ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, वो इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की पीएचडीज़ के साथ मुमकिन नहीं हो पाती। तो इट मींस कि ये लिमिटेड हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि वो लोग पीएचडीज़ के लिए परसू करें जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में या टीचिंग फील्ड में प्रोग्रेस करना है, अचीव करना है और सैचुरेशन को देखते हुए अचीव करें। अपनी फील्ड की सैचुरेशन को ज़रूर माइंड में रखें, किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, किस स्पेशलाइजेशन कौन सी फेवरेबल है, किस में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरियाज़ बेस्ट रहेंगे, अगर आप अब्रॉड मूव करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा फिजिबल है, फेवरेबल है। तो ये एक स्टडी करनी ज़रूरी है बिफोर डूइंग द पीएचडी। और सेकेंडली, फ्रॉम वेयर पीएचडी कैन बी डन, इसमें दो राय हैं मेरी ज़ाती। इसमें अगर आप पीएचडी को सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अचीवमेंट ऑफ डिग्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर एनी यूनिवर्सिटी हु इज़ हैविंग द चार्टर्ड डिग्री और सम वैलिडेटेड डिग्री ऑफ रिगार्डिंग HEC, तो इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने वाकई कुछ लर्न करना है और आपने वाकई कुछ रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप प्लीज़ वो यूनिवर्सिटी के रिसर्च रैंकिंग को ज़रूर देखें और उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को ज़रूर देखें और फिर अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, बेशक वो विद इन पाकिस्तान है या आउटसाइड दी पाकिस्तान है। तो मोस्टली जो टीचर हजरात हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते बिकॉज दे ऑलरेडी एम्प्लॉयड, और वो कोशिश करते हैं कि जस्ट टू अचीव अ डिग्री और डॉक्टरेट इन देयर फील्ड, जिसकी वजह से वो सिर्फ पीएचडी डिग्री को ही फोकस कर रहे होते हैं, ना कि क्वालिटी ऑफ वर्क को। तो लेकिन ये करना ज़रूरी है, हमें करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कुछ लर्न कर सकें, कुछ सीख सकें जो कि नॉर्मली नहीं होता। तो जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अच्छा स्कोप है, वो भी अच्छी लर्निंग में इन्वॉल्व हैं, अच्छी फैकल्टी रखते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगी, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकरेजमेंट मिलेगी। थर्ड जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला कि पीएचडी में क्या होता है, इसकी क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो डॉक्टरेट में 6 आपके कोर्स वर्क्स हैं, यानी कि कोर्स जो आपके कोर्सेज़ होंगे कोर्स वर्क के 1 ईयर में, एक सेमेस्टर में 3 कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं और दूसरे सेमेस्टर में भी 3 कोर्सेज़ की लर्निंग होती है। और फिर आपका प्रपोजल डिफेंस होता है, साइनॉप्सिस जिसे हम कहते हैं, कम्प्रीहेंसिव इससे पहले है। तो कम्प्रीहेंसिव क्लियर करने के बाद आप साइनॉप्सिस की तरफ मूव कर जाते हैं और साइनॉप्सिस के बाद आप रिसर्च की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है जो कि पीएचडी को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है। HEC की रिक्वायरमेंट 4 इयर्स की है, जो आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है HEC की तरफ से वो 4 इयर्स की है। आप एक्सटेंड करते हैं तो उसकी फ़ीसेस, उसका बर्डन कैंडिडेट फेस करता है। जो स्कॉलरशिप मुझे मिली है या मैंने अचीव की है, अवार्ड हुई है,
वो 4 years की है, उसके अंदर फ़ी रीइंबर्समेंट है, ये इंडिजीनियस फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, और 1 year का जो टेन्योर है वो किसी भी कंट्री में आप स्पेंड कर सकते हैं फॉर रिसर्च। तो ये वो स्कॉलरशिप है जो एचईसी ने अवार्ड की है। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट घबराते हैं वो हैट टेस्ट से घबराते हैं। कल जो 2-3 आप स्टूडेंट्स मिलकर अगर तैयारी करें, प्रिपेयर करें, तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है कि आप उस हैट टेस्ट को अचीव कर लें। तो ये कंबाइन एफर्ट है, इसमें कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंग्लिश के इंक्वायरीज़ होती हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो एवरेज मार्क्स अगर आपके 70 के अराउंड आ जाते हैं तो आपका एक मेरिट स्कॉलरशिप का बन सकता है, अगर अच्छा आप बनाना चाहें तो। 70 से बिलो जो है वो क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाता है, ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली आपको अवार्ड स्कॉलरशिप नहीं होती। दूसरा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एक बात करने वाली ये है कि कोशिश करें कि आप एडमिशन लेने के बाद स्कॉलरशिप अवेल करें, तो आपके चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप बढ़ जाएंगे, क्योंकि एचईसी प्रेफर करती है उन स्टूडेंट्स को जो कि इनरोल्ड है। ऐसा नहीं है कि जो इनरोल्ड नहीं है वो स्कॉलरशिप नहीं लेते या नहीं ले सकते, उनको भी अवार्ड होती है, यानी कि वो भी, लेकिन उसका चांसेस ऑफ जो सक्सेस रेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो ऑलरेडी इनरोल्ड है। तो ये एक चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमें अगर स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, बिकॉज उनकी प्रेफरेंस एचईसी की ज़्यादा उन स्टूडेंट्स पे है जिन्होंने अपना टाइम 1 साल 2 साल स्पेंड कर लिया हुआ है पीएचडी के अंदर, और उसके बाद वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने के लिए एक नए कैंडिडेट के लिए जो पीएचडी की तरफ मूव करना चाहता है या जो अभी पीएचडी कर रहा है उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू। और आप ज़रूर जब आप इन पीएचडी हो तो ट्राई करें कि कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करें, और आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा उस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो स्कॉलरशिप मिलने के बाद उसको छोड़ देते हैं ड्यू टू सम रीजंस, जैसे बाउंडिंग की वजह से। वो कहते हैं जी बाउंड हो जाते हैं हम, और उसकी टेन्योर लिमिट एचईसी की बाउंडिंग में हमें रहना पड़ेगा, हमें कहीं ऐसा ना हो कि भी हमें बॉन्ड साइन करना पड़े। तो व्हाट रॉन्ग विद दैट बॉन्ड, मतलब आप वैसे भी सोच सोच के अगर 5 साल पाकिस्तान में गुजार दें तो बॉन्ड साइन करके अगर आप उनके पैनल पे आ जाते हैं एचईसी के, और जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचईसी टू इंडक्ट यू एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी, इन एनी गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी। तो मोस्टली जो स्कोप है वो यही है कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटी को फोकस करें। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज़ को देखें, उसके यूएस रैंकिंग को देखें, और उसकी जो रिसर्च क्वालिटी है, उसके जो सुपरवाइजर्स हैं, उसके अंदर जो वर्क हो रहा है उसको ज़रूर देखें। और एक चीज़ और, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, यू हैव एनी कॉन्टेक्ट्स कि आप इस यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े हुए हैं तो व्हाट इज़ द बेसिक बेनिफिट टू गेट इनरोल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। तो यू विल नो कि भी वो स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हैं या वो स्टूडेंट्स परेशान हैं, या वो उनका क्राइटेरिया क्या फील करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। हम लोग बस जस्ट एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और फ़ौरन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें पीएचडी में दाखिला मिल जाए और हम फ़ौरन डिग्री के लिए शुरू कर लें, लेकिन जब दरमियान में थोड़ा सा स्टक होने लगता है तो बंदा घबरा जाता है, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि यार ये किस यूनिवर्सिटी में हम आ गए हैं और हमें इतना टेन्योर, क्योंकि ये एक लार्ज टेन्योर है, और जिस एज में पीएचडी शुरू होती है उस एज में फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। तो आप इस फ्रस्ट्रेशन को घटा सकते हैं इफ़ यू गेट द बेटर नॉलेज ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आप उसको चूज़ करें बाय एक्सपीरियंसिंग द एक्स स्टूडेंट्स। तो ये ज़रूर देखना ज़रूरी है जी। तो दिस इज़ माय सजेशन टू ऑल ऑफ न्यू पीएचडी कैंडिडेट्स। फॉर ओल्ड पीएचडी कैंडिडेट्स के भी आप लोग प्लीज़ स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर जाएं, और कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले उसके ऊपर ज़रूर वर्क करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो, to watching my face, and please subscribe to the channel. I will get back to you soon. Thank you.